पर हमने अपनी क्लास 12th की एक किताब में पीछे लिखा था आई विल बी द बिगेस्ट फिजिक्स टीचर ऑफ इंडिया। अच्छा, हम बड़े खुश हो रहे थे कि घर कब बिकेगा और कब अप्रूव होगा, कब कब कोई बोलेगा ये घर पसंद आ गया। रीज़न ये था कि हमको चाहिए थी नई साइकिल A1 SLR, पापा दिला नहीं रहे थे। तो हमारे बच्चे आज भी हमको सुपरमैन नहीं समझते हैं कि ये बहुत बड़े आदमी है, सुपरमैन है। वो अभी भी हमको उतने ही हल्के में ही लेते हैं। वो हमको कहीं इवेंट में मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के खींचेंगे और कैमरा में हाथ में थमा देंगे, सर एक सेल्फी ले दो हमारे साथ। आप जब 10th 12th में थे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट आप थे, 90% आपकी परसेंटेज आती थी। ऐसे में माँ बाप कहते होंगे कि इंजीनियर बन जा, टीचर बन जा, डॉक्टर बन जा, लेकिन आपने अपने लिए जो चुना वो कुछ और ही था, वो कोचिंग था। तो क्या माँ बाप को शुरुआत में इस बात पर आपके ऊपर विश्वास था कि कर लेंगे, कोचिंग एक फीजिबल ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं था। 9 तक तो ऐसे बहुत वीक थे। 10 से अचानक से समझ में आया कि घर में कंडीशन बहुत ख़राब है। तो बड़े हो गए तो अचानक से फील होने लगा कि यार पैसा नहीं है घर पे, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इंजीनियरिंग तो इसीलिए ज्वाइन कर ली क्योंकि सब करते थे और माँ बाप का सपना था कोई नौकरी वोकरी करेंगे। कोचिंग का तो कोई नहीं सोचता है, कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि कोचिंग में फ्यूचर बनाएंगे। पर हमने अपनी क्लास 12th की एक किताब में पीछे लिखा था आई विल बी द बिगेस्ट फिजिक्स टीचर ऑफ इंडिया बाई 2016, पता नहीं ऐसे लिखा था। तो ये सपना था मेरा। तो मम्मी और दीदी हमेशा सपोर्ट करते थे। इवन हमने कॉलेज छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, ड्रॉप आउट है हम। तो वापस गए इलाहाबाद पढ़ाने। मम्मी दीदी कहते थे तुम कर ले जाओगे, पापा थोड़ा सा चिंता में रहते थे। फिर सब सही होने लगा। आपके माँ बाप को, आपको और आपकी बहन को पढ़ाने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा था। घर जो होता है ना, वो इमोशन होता है कि आपके सर पर जो छत है वो चली जाए, उसे आप बेच दें, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह की मजबूरी रही होगी। तो क्या उसी मजबूरी ने आपको कहीं ना कहीं कंपेल किया, आपको कहीं ना कहीं एक उसी मजबूरी ने आपको एक जज्बा दिया कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलना है, ये मैं होने नहीं दूंगा? इस पर थोड़ी फनी स्टोरी है। क्लास 6 में थे तब घर बिक रहा था। क्लास 3rd में थे, आधा हिस्सा तब बिका, बचा हुआ क्लास 6 में। जब घर बेचने के लिए लोग नहीं आते हैं घर देखने, तो घर वालों को बड़ा बुरा फील होता है कि हमारा घर ऐसे देख रहे हैं, बुरा निकाल रहे हैं। अच्छा, हम बड़े खुश हो रहे थे कि घर कब बिकेगा और कब अप्रूव होगा, कब कब कोई बोलेगा ये घर पसंद आ गया। रीज़न ये था कि हमको चाहिए थी नई साइकिल A1 SLR, पापा दिला नहीं रहे थे। तो पापा ने कहा था बेटा जिस दिन घर बिकेगा उस दिन दिला देंगे। तो हम तो रोज़ मनाते थे कब बिक जाए घर, कब बिक जाए घर। फिर बिक गया, A1 SLR भी आ गई। पर उसके बाद हम लोग मूव किए जब एक स्लम एरिया में जाके, और वहाँ पे जब हम लोग किराए पे रहना स्टार्ट किए, तब अचानक से मेरे को डार्कनेस समझ में आई, अंधेरा समझ में आया कि ये क्या हो गया। एक साइकिल के चक्कर में हमने, मेरे को लग रहा था हमने बिकवा दिया, अगर हम बनाते तो रोज़ बिक जाए। तो हमें लगता था एक साइकिल के चक्कर में हमने क्या ही कर दिया ये। और फिर 6th से 7th का 8th का जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो हमको समझ में आ रहा था कि हम लोग कहीं और फंस चुके हैं। अब पापा के पास वो वाली जॉब नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, तो अब यहाँ से बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। पर हाँ, ये सोचा था हमने बचपन में कुछ बड़ा करके जाएंगे एकदम। ये तो बचपन से आग थी मेरे अंदर, कुछ बड़ा करके जाएंगे। तो और फिर बस इसी पे लगे रहे। लेकिन कम संसाधन थे आपके पास, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड भी उतना ज़्यादा तब अच्छा नहीं था। तब लगा था कि भाई मैं यहाँ से कभी निकल भी पाऊंगा? मतलब आपने कहा कॉन्फिडेंस तो पूरा था आपको, लेकिन लगता था निकल पाएंगे कभी? माँ बाप को भी लगता था कि निकल जाएंगे? जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हो जो ऐसी हालत में हो, मैं उनसे ही बोले जाऊँगा, संसाधन नहीं, इंसान के हौसले ये डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं। तो हौसला एकदम बुलंद था मेरा शुरू से कि करके दिखाएंगे बड़ा, जितने भी कम संसाधन हो। और उसके बारे में कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास कम संसाधन है, ये है वो है। जितना मिला है उसमें करो, उसमें बना के दिखाओ, तभी तो बात है। सारी फैसिलिटी मिल जाए और तब कुछ आप कर ले जाओ तो फिर तो क्रेडिट आपका बच्चा ही नहीं, फिर तो हो जाएगा कि सारी फैसिलिटी मिली हुई थी। तो स्टोरी तो यही होनी चाहिए ना कि इंसान कम संसाधन के अंदर लड़ झगड़ के किसी तरह से अपनी जर्नी खुद बनाए। जैसे आपने कम संसाधन की बात की, तो मेरे पास ना रफ कॉपी भी नहीं थी, तो रफ करना चाहता है क्योंकि वो भी पैसे महंगी पड़ती थी। तो हमारी एक मौसी थी, उन्होंने खूब ढेर सारे, उनके हस्बैंड मौसा जी रेलवे में थे, तो वो जो नहीं होते रफ पेपर मिलते हैं एकदम, जैसे करो क्रैक हो जाते हैं, तो वो उन्होंने दिए बारिश में रखे हुए, उसमें मैं करता था। और लाइट चली जाती थी, मोमबत्ती से उसमें पड़ता था, मुझे याद है पसीना लग जाता, वो फट जाता था। तो ऐसा भी टाइम हम लोग ने देखा है। पर हमको तब भी मजा आ रहा था कि इतना सारा पेपर मिल गया है अब रफ करने को, अब तो पूरा रफ मचा देंगे। तो एक रफ पेपर का भी स्ट्रगल हम लोग की लाइफ में था, पर ठीक है, होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा टाइम हर इंसान को देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर बेस तब रहा होगा जब आपने शुरुआत की। बिल्कुल। और वो पेशेंस हर किसी में नहीं होता कि आप 2 वीडियो डालें, उस पर कोई देखे ना या कम लोग देखे, आप फिर भी उसको जारी रखें, ये एक बड़ी बात होती है। तो वो पेशेंस कहाँ से आप अपने में लाएं? हुआ ये कि हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे 2014 से। अब 2016 में पहली बार यूट्यूब पे वीडियो डाला, 1 2 3 4 करके 12 वीडियो डाले और नहीं चले, जो कि होना था। तो कोई 20-30 व्यूज़ आ रहे थे उसके ऊपर और 2 लाइक होते थे, एक माँ का एक बहन का, 2 लोग के लाइक थे। अब हमें लगा कि यार तो चल ही नहीं रहा है, तो छोड़ दिया। जो आप कह रहे हो वही हुआ हमारे साथ भी, छोड़ दिया। फिर हम ऑफलाइन पे पढ़ाने लग गए। तो ऑफलाइन में एक बहुत बड़े टीचर होते हैं इलाहाबाद के, नाम नहीं बोलेंगे, उन्होंने हमसे, हम बड़ा अच्छा कर रहे थे उस टाइम, बड़े फेमस हो रहे थे, तो उन्होंने बोला अलग तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अगले 10 साल में 7,000 बच्चों को पढ़ा दोगे। अच्छा।
तो उनके हिसाब से ये तारीफ थी और मेरे तो दिल पे लग गया। उस दिन रात में हम सो नहीं पा रहे थे, बस 7,000 यही मेरी जिंदगी होगी, 10 साल बाद तो बुढ़े ही हो जाएंगे यार, अब क्या। तो हमने कहा नहीं यार ये नहीं होना है, और तो फिर हमको समझ में आया ऑनलाइन चलते हैं और इस बार लग के खेलते हैं, आएंगे व्यूज़, आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चैनल मोनेटाइज नहीं है, चैनल से 2 साल तक तो कोई पैसा ही नहीं उठाया, हमें पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसा आता है। तो हम तो ऑफलाइन में पढ़ाते थे, शाम में आके यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डालते थे, ऐड वेड कुछ नहीं लगा रहे थे। 1 साल तक हमने वीडियो डाला और पूरे 1 साल वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर बने थे। जब 10,000 सब्सक्राइबर बने तो हमने कहा ऑफलाइन हम छोड़ देते हैं, जबकि घर वाले कहते थे 10,000 1 साल में बने, कुछ नहीं होना, पैसा भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहते ये क्या कर रहे हो। तो फिर हमने कोचिंग में अच्छा कमा रहे थे, हमने कहा कोचिंग छोड़ते हैं, अब करेंगे ऑनलाइन और सारे बच्चों तक पहुँचेंगे। क्योंकि हम जब कोचिंग में थे वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, कल्ट आ गई थी फिजिक्स की। मतलब मेरी जीन्स रहती थी, उसमें फिजिक्स के फॉर्मूलेज लिखे थे पेंटेड, टी शर्ट में, हाथ में टैटू, और बच्चों के अंदर फिजिक्स का इंटरेस्ट आ रहा है। और कमजोर बच्चे का इंटरेस्ट एक बार ला दो पढ़ाई में, फिर वो अपने आप कर ले जाएगा। टीचर वही है, टीचर वो नहीं है जो लगातार उसको खिलाता रहे। एक कमजोर बच्चे का इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद वो खुद से बढ़ने लगे, फिर एक दिन आपसे ऐसा सवाल पूछे कि आपको जाके रात में पढ़ना पड़ जाए, तो बात है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं आराम से, आप किसी भी उनकी क्वेरी हो, आप लाइव सेशंस तो करते ही हैं। हाँ, लाइव सेशन करते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है, इंस्टाग्राम पे मैसेज का हम बहुत रिप्लाई करते हैं, और हमारे बच्चे भी हमको अपने जैसे ही समझते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे बच्चे आज भी हमको सुपरमैन नहीं समझते हैं कि ये बहुत बड़े आदमी है, सुपरमैन है। वो अभी भी हमको उतने ही हल्के में ही लेते हैं। वो हमको कहीं इवेंट में मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के इधर खींचेंगे और कैमरा में हाथ में थमा देंगे, सर एक सेल्फी ले दो हमारे साथ, खुद नहीं खींचेंगे, कहेंगे आप एक हमारे साथ सेल्फी ले दो। तो हमारे बच्चे हमको बहुत ही लाइटली लेते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमको अपने जैसे समझते हैं। और कहीं हमसे कुछ गलती होती है तो अच्छे से हमारी वाट भी लगाते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ये हैं, ये हमको चेक में रखते हैं, तो हमको लगातार रियलाइज कराते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, मैसेज में जब उनको मजा आता है तारीफ करते हैं, जब उन्हें बुरा लगता है तो वो बताते भी ये चीज़ बुरी लग रही है। अगर यूट्यूब पर ही हम बात करें, यूट्यूब के चैनल की आपने शुरुआत की तब ढेरों सब्सक्राइबर नहीं थे, शुरुआत में ऐसा होता भी नहीं है कि एकदम से सब्सक्राइबर आ जाएं आपके पास, तो उस वक्त आपके पास इक्विपमेंट भी कम रही होगी। कैसे शुरुआत की, एक फोन से मात्र शुरुआत करी आपने? फ़ोन था वही कोई 15-20 हज़ार का सैमसंग का जो फ़ोन आते थे वही था। एक उसको पहले किताबों के ऊपर रख के, ट्राइपॉड भी नहीं होता ना पहले तो, और एक वाइट बोर्ड, मतलब देसी जुगाड़, वाइट बोर्ड लगाया। एक फोटो भी है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको भी दिखाना। वो फोटो है, उसमें जैसे दीवार में कुर्सी दीवार नहीं होती, एकदम नॉर्मल दीवार है, यहाँ बैठे पतली सी बीच में जगह है, वहाँ पे शूट करते थे वीडियो, और उस बोर्ड के बगल में बेल्ट वेल्ट टंगी, एकदम नॉर्मल जैसा देसी घर होता है ऐसा घर था। और हाँ था, दिक्कत थी उसमें, बट मज़ा आ रहा था। लगा हम ना बहुत ज़्यादा कमेंट पे ध्यान देते थे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने बहुत सिखाया मुझे इस ऑनलाइन जर्नी के अंदर कि कैसे पढ़ाना है आपको। कभी भी बोर्ड पे लिख के कुछ मत लाया करो, यहीं लिखा करो, टाइम दिया करो हमें लिखने का, क्वेश्चंस का लेवल कैसे उठाना है, टफ क्वेश्चन भी कराने हैं आपको, इजी क्वेश्चन भी कराने हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराने हैं, आपको कनेक्टेड भी रहना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने सिखाई धीमे धीमे। आई थिंक इनिशियल 10,000 सब्सक्राइबर लाने में 1 साल लगा, पर उसके बाद अचानक से पता नहीं शायद जादू हुआ। जादू क्या हुआ ना कि हम 2 नाव पे पैर रखे थे, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे थे और यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहे थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी प्लान बी नहीं होना चाहिए लाइफ में। प्लान बी को काट दो, फिर रस्सी पे लटकने वाली बात है, फिर पानी में कूदने वाली बात है, या तो तैरोगे या डूबोगे। तो हमने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी और वहाँ से मेरे अच्छे पैसे कमा रहा था, मेरे पास पैसे भी नहीं अब। तो पापा ने बोला तुम पहले आदमी हो जो दूसरी नौकरी को मिलने से पहले पहली नौकरी छोड़ रहा है। हमने कहा नहीं, अब इस पर करेंगे फुल फॉर्म, तभी मज़ा आएगा। तो फिर हम घुस गए, फिर वही निकल आए बाहर। तो फिर पूरा ध्यान जब इस पे लग गया, फिर कोटा गए, कोटा से खूब सारे स्टडी मटेरियल लेके आए, उसको पढ़ते थे 4-4 घंटा बैठ के रूम में, सिटी लगा के, किसी से मिलते नहीं थे। हमको लगता है पिछले 2-3 साल से हम ना घर वालों से मिले, ना किसी फैमिली फंक्शन में गए। तो काफ़ी डेडिकेटेडली घुसे हुए थे और कैमरे से बात करते रहते थे। कभी कभी पागलपना भी लगता था कि 1.5 घंटा कैमरे से बात कर रहे हैं, कोई सामने नहीं, अकेले बोल रहे हैं, अकेले हंस रहे हैं अपने ही मजाक पे। अच्छी जर्नी है, मतलब बढ़िया था।